नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। देश भर में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को भारत सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए दान जुटाने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये मनाया जाता है। और यह दिन भारतीय सैनिकों, नाविकों और पायलटों के सम्मान में यह मनाया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर नमन किया है। तो चलिए देखते हैं सीएम ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। तो मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि भारत की रक्षा में समर्पित रहने वाली नौसेना, वायुसेना एवं थल सेना के वीर जवानों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर नमन करता हूं। साथ ही उन्होंने लिखा, आइए आज वीर सपूतों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्वेच्छा से योगदान करें तथा #आर्म फोर्सेस फ्लैग डे पर सेनाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें। जय हिंद। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय सेना और देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही उनके अदम्य साहस का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर जारी एक संदेश में कहा कि एक सैनिक विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में अपने अजेय पराक्रम से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति सदैव तत्पर रहता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कर रही है, जिससे हरियाणा प्रदेश देश विदेशों में अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर भारतीय सेनाओं और उनके अदम्य साहस का सम्मान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर संदेश जारी करते हुए कहा कि सैनिक विभिन्न विपरीत परिस्थितियों में अपने अजेय पराक्रम से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति सदैव तत्पर रहता है। इसके साथ ही जवानों के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए बताया कि हरियाणा में सैनिकों की वीरता और बलिदान की लंबी परंपरा रही है, जहां आजादी से पहले और आजादी के बाद हरियाणा के रणबांकुरों ने देश की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं कारगिल युद्ध में जिस प्रकार से हमारे वीर जवानों ने विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा, उससे पूरे विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना, जिसको लेकर हरियाणा सरकार पूर्व सैनिकों, शहीदों के आश्रितों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की दूरदर्शी योजना यानी अग्निपथ का जिक्र करते हुए उक्त योजना देश की सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए युवाओं का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। इस योजना को लेकर हरियाणा प्रदेश के नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गुरुग्राम में जिला सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों के माध्यम से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान दिया गया, जिसमें हरियाणा सहित देशवासियों के नाम अपने संदेश में सभी लोगों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारता से योगदान देने की भी अपील की। इसका उपयोग उन बहादुर सैनिकों के आश्रितों के पुनर्वास और कल्याण में किया जाता है जो देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं या शारीरिक रूप से अशक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस देशवासियों को दायित्व निभाने का अवसर देता है, जिसमें प्रत्येक देशवासी अपनी स्वेच्छा और अपने सामर्थ्य अनुसार देश के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए पुनर्वास की योजनाओं में अपना योगदान दे सके।
इस दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कदम बढ़ाते हुए नागरिकों से योगदान का आह्वान किया है और मुख्यमंत्री की इन्हीं मनोहर नीतियों के कारण हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और देश विदेशों में भारत की बेटियों ने अपना दबदबा कायम किया है। और आपको बता दें कि जहां भारत के स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कलाई की चोट के बावजूद भी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया, तो उन्होंने इस प्रतियोगिता में 200 किलोग्राम भार उठाया और देश का नाम रोशन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर मीराबाई चानू को और सभी देशवासियों को तहे दिल से बधाई दी है। तो चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रसिद्ध भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कलाई में चोट लगने के बावजूद भी वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 200 किलोग्राम वजन उठाया और रजत पदक जीता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि उनके इस जज्बे को पूरा देश सलाम करता है। इस शानदार जीत पर ढेर सारी बधाई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास की दिशा में सफल कदम उठाए हैं। हरियाणा सरकार लगातार ऐसे मनोहर फैसले ले रही है जिससे प्रदेश और प्रदेशवासियों के विकास में गति मिल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों का जीवन खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए कई ऐसी परियोजनाएं शुरू की है जिनका लाभ नागरिकों को मिल रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और इसके साथ ही विमर्श के दौरान कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री की मनोहर सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में हरियाणा के गुरुग्राम में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में परिषद सदस्य समेत सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापकों से संवाद किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के सदस्य सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापकों का आह्वान किया कि वे सेवा भाव से जुड़कर समाज की भलाई के लिए काम करें। समाज सेवा में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी सरकार ने समर्पण पोर्टल बनाया है, जिस पर व्यक्ति खुद पंजीकृत कर नागरिकों की भलाई के लिए किए गए कामों में सहयोग कर सकते हैं, जिसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार सरकारी स्तर पर भौतिक विकास, जन सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर काम कर रही है। आज सामाजिक स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए लोगों की सोच बदलने की जरूरत है, जिसके लिए मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। समाज में कई वर्ग ऐसे भी हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। ऐसे में लोगों के लिए राज्य सरकार ने समर्पण.हरियाणा.gov.in पोर्टल की शुरुआत की है, जहां सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वालों की बड़ी संख्या ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। समाज सेवा के इसी भाव के साथ उच्च शिक्षा परिषद के माध्यम से भी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापकों से संपर्क किया गया। अब तक 150 प्रधानाध्यापकों ने समर्पण पोर्टल पर खुद को रजिस्टर किया। सेवानिवृत्त के बाद बहुत से लोग अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद समय व्यतीत करने के लिए समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। वे सभी इस पोर्टल पर रजिस्टर कर समाज के साथ ही सरकार का सहयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए प्रदेश के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है। इसके तहत 1 लाख रुपए सालाना तक आय वाले करीब 7.5 लाख परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा की
मनोहर सरकार ने युवाओं को एक बेहतर दिशा देने, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए कई बड़े कदम भी उठाए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिसका सफल परिणाम जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। वहीं अब युवाओं को नशे से दूर रखने की इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए उच्च शिक्षा परिषद के सदस्य भी मनोहर सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलने लगे हैं, जिससे कि हरियाणा के विकास को सही दिशा में तेज गति प्रदान की जा सके और हरियाणा बिना किसी रुकावट के विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार की यही मनोहर नीतियां, जिस कारण आज हरियाणा हर रोज नए इतिहास रच रहा है और देश दुनिया में अपनी पहचान कायम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। भारत सरकार के नीति आयोग ने हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों और कार्यक्रमों की जमकर तारीफ की है। आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने हरियाणा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्नति के मामले में हरियाणा देश के राष्ट्रीय स्तर के मानकों से ऊपर है। दरअसल दिल्ली में हरियाणा निवास पर नीति आयोग की यह बैठक आयोजित हुई थी, जहां पर बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग के साथ चर्चा की, तो साथ ही भारत के विकास में हरियाणा की भागीदारी पर भी मंथन किया गया। इस दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को देशवासियों का मार्गदर्शन करते हुए साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का टारगेट दिया। वहीं मनोहर नीतियों के साथ तेजी से विकास कर रहे हरियाणा की तारीफ करते हुए कहा कि आज हरियाणा राज्य नीतियां और कार्यक्रमों का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि हरियाणा इस दिशा में काफी आगे है। हरियाणा में बहुत तरक्की हुई और भारत के राष्ट्रीय स्तर के मानकों की तुलना में हरियाणा सबसे ऊपर है। भारत विकसित देश बनेगा तो हरियाणा विकास के मामले में और ऊपर जाएगा। नीति आयोग के जितने भी मार्गदर्शन में स्टेट्स को काम बताए जाते हैं, जो अपेक्षा की जाती है, वो सब हम आगे बढ़ाते हैं और स्टेट्स में क्या कुछ हो रहा है वो हम नीति आयोग के लोगों को बताते हैं। तो आज हमारे बीच में श्री बेरी जी ये आए हुए हैं और नीति आयोग के नाते से बहुत ही इनका एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो क्या एज नीति आयोग में उपाध्यक्ष हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसमें अध्यक्ष हैं, तो उपाध्यक्ष इस नाते से सुमन बेरी जी हैं और इन्होंने आज हमारा भाषण किया। तो मैं सुमन बेरी जी से निवेदन करूँगा कि ज़रूर हमारे सामने आज के विषय में हरियाणा के संदर्भ में जितनी बातें और वे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री की मनोहर सोच की योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाया जाए और इसी कड़ी में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रदेश में पहली बार एक दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में टैक्स करदाताओं और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा, जिससे कि आगामी मार्च तक शुरू होने की पूरी उम्मीद है और इसके लिए जीएसटी काउंसलिंग को सिफारिश भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जीएसटी संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए हिसार और गुरुग्राम में 2 ज्वाइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय भी खोले जाएंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में आबकारी, कराधान विभाग और हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित किए गए एक दिवसीय कर संवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ टैक्स संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई है। हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और करनाल के टैक्स बार एसोसिएशन के प्रधान के अलावा अधिवक्ताओं ने भी भाग लिया, जिन्होंने टैक्स को लेकर आ रही समस्याओं को मुख्यमंत्री से साझा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में जीएसटी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए करदाताओं, अधिवक्ताओं और आबकारी और कराधान विभाग के अधिकारियों को साझा मंच प्रदान करते हुए मंडल स्तर पर जीएसटी आमने सामने शुरू किया जाएगा। शुरुआती स्तर पर इसे प्रदेश के सभी 6 मंडलों अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद में शुरू किया जाना है, जहां महीने में एक बार करदाता
टैक्स अधिवक्ता और अधिकारी मिलकर टैक्स संबंधित समस्याओं का निवारण करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीएसटी के लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया और साथ ही घोषणा भी की है, 1 साल में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 3 अधिवक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन और हरियाणा स्टेट टैक्स बार एसोसिएशन के माध्यम से प्रदेश के सभी टैक्स अधिवक्ताओं से आह्वान किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में टैक्स अधिवक्ताओं की ओर से रखी गई मांग को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले में टैक्स संबंधित विषयों से जुड़ी पुस्तकों की लाइब्रेरी खोलने की भी घोषणा की। ये लाइब्रेरी DITC कार्यालय परिसर में खोली जाएगी। इसके साथ ही टैक्स बार एसोसिएशन के बैठने के लिए भी कैंटीन की सुविधा वाले प्रतीक्षा हॉल बनाए जाएंगे, जहां टैक्स से जुड़ी सुनवाई के लिए कार्यालय में आने वाले टैक्स अधिवक्ता अपने करदाताओं के साथ बैठकर विचार विमर्श करने के साथ साथ अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे। संग्रहण में अन्य राज्यों के साथ अगर तुलना की जाए, हरियाणा देश की आबादी का केवल 2% ही है। वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो देश में हरियाणा का क्षेत्रफल 1.6% है, लेकिन देश कर संग्रहण में हरियाणा का हिस्सा 6% है। मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय टैक्स अधिवक्ताओं करदाताओं को देते हुए संबोधित किया। किसी भी प्रदेश में करदाताओं का विश्वास जीतना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है, जिसमें टैक्स अधिवक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने टैक्स अधिवक्ताओं को सेतु की संज्ञा देते हुए बताया, सरकार की कर संग्रहण प्रक्रिया में टैक्स अधिवक्ता एक सेतु की तरह है, जो करदाताओं की कठिनाइयों का निवारण करने के साथ ही सरकार को खजाने को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वे हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने, जिसमें से एक सूक्ष्म सिंचाई योजना है, और इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। हरियाणा प्रदेश मेहनत कश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया, उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा, ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है।
सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फव्वारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है, इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जल स्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हैं हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है प्रवीण राज तंवर, जो कि नूह से जिला नोडल अधिकारी के पद पर काबिज है। आयुष्मान भारत जो कि एक स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा है, भारत सरकार के द्वारा दी गई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज गरीब परिवारों को मिल सके, इसके तहत ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसमें 2011 के सेंसेक्स को लिया गया था। सोशल इकोनॉमिकल डाटा जो होता है, अगर साधारण सरल भाषा में कहूं तो उसकी वित्तीय जो क्षमता है उसके आधार पर एक सर्वे हुआ था। उसके तहत कुछ लोगों को चयनित किया गया था और जिसमें मेवात में लगभग 57,000 फैमिलीज हमने आइडेंटिफाइड की थी और उनमें से लगभग आधे के आसपास जो परिवार हैं वो इस योजना से अब तक जोड़े जा चुके हैं। अगर मेवात जिले से परिवारों के सदस्यों की गणना की हम बात करें तो लगभग 3,30,000 के आसपास जो व्यक्ति हैं उनके ये कार्ड बनाए जाने थे। लेकिन अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्कीम जो है आयुष्मान योजना, ये आखिरी परिवार तक, जिसे हम लोग अंत्योदय परिवार बोल रहे हैं, जिनके पास भी अंत्योदय कार्ड धारक, जो भी अंत्योदय परिवार के कार्ड धारक हैं, उनको भी इस स्कीम का लाभ मिल सके। इसलिए ये पहली बार जो 2011 का जो लिस्ट था उसमें संशोधन करके और विस्तारीकरण करते हुए इस योजना का अब ये स्कीम 1,80,000 से कम आमदनी वाले जो परिवार हैं उन तक पहुंचाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है। इसके तहत जिले में जितने भी गांव हैं उन गांव में जो भी व्यक्ति जिनके परिवार पहचान पत्र बन चुके हैं और उनका आय वेरिफिकेशन हो चुका है,
जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको अब इस योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत लगभग सभी बीमारियां कवर की जाती हैं और उनके लिए चिन्हित अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं जो हमारे, या मेडिकल कॉलेज हैं, उसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको भी विशेष बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है। उसके तहत लगभग मेवात में 1800 के आसपास व्यक्तियों ने अब तक इस योजना का लाभ उठाया है और जिसके तहत 2 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ 33 लाख के आसपास हम अब तक भुगतान भी कर चुके हैं। और एक सामान्य या दरिद्र परिवार जो जिनकी आय या संसाधन कम होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ा वित्तीय भार होता है जो वो निभाना उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए इस स्कीम के तहत वो इस स्कीम का फायदा उठाकर ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार का जो एक स्वास्थ्य संबंधी खर्चा है उसे कम कर सकते हैं। हाँ, निश्चित ही इससे बहुत सुधार होगा क्योंकि नीति आयोग के जो पैरामीटर्स चिन्हित किए गए थे उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे। हमारे जिले के जो स्वास्थ्य पैरामीटर है वो निश्चित ही इससे उसका सुधार होगा। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।